प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस की विभाजनकारी, परिवारवादी और फेक नैरेटिव की नीतियों पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस कर रही है देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने की राजनीति। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने की है गरीबों, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने ना तो बाबा साहब का किया सम्मान, ना ही अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया आरक्षण। प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास, अगले 5 वर्षों में 2047 के स्वर्णिम भारत की तैयार होगी नींव। प्रधानमंत्री ने कहा, 4 वर्गों युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता के सशक्तिकरण से मजबूत होगा देश। उत्तराखंड विधानसभा ने पारित किया समान नागरिक संहिता विधेयक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विधेयक महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अध्याय। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य। कर्नाटक सरकार के आरोप को लेकर बीजेपी हमलावर। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक भाजपा का प्रदर्शन। का फंड का दुरुपयोग कर देश को बांटने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका। ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का केजरीवाल को समन। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। हेमंत सोरेन को कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी की रिमांड में 5 दिन और रहेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन घोटाला मामले में सोरेन को 31 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान में गुरुवार को होने जा रहे आम चुनाव से ठीक पहले 3 बम धमाके। कम से कम 27 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। जसप्रीत बुमराह बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज। इससे पहले यह उपलब्धि सिर्फ 3 स्पिनर्स को थी हासिल। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने साहसिक और बड़े नीतिगत फैसले लिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोंट दिया और अतीत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब वे लोकतंत्र और संघवाद के बारे में उपदेश दे रहे हैं। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे? तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडर तो आ गए हैं। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण चर्चा पर प्रधानमंत्री का जवाब। सीधा हमला कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी, परिवारवादी और फेक नैरेटिव की नीतियों पर। क्या आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा, जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम
लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ता का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। राजनीतिक वार होते रहे और कांग्रेस पस्त होती रही। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे यूपीए के 10 साल के शासन में जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और पॉलिसी पैरालिसिस से पूरी तरह से दुखी थी। देश फ्रेजाइल 5 में आ खड़ा हुआ था। तब जनता ने कंफ्यूज्ड, आउटडेटेड कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन गरीबों, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा करना कांग्रेस ने अभी भी नहीं छोड़ा है। सामाजिक पाठ पढ़ाने का दंभ भरने वाली कांग्रेस ने ना तो बाबा साहेब का सम्मान किया और ना ही ओबीसी को आरक्षण दिया। यही है कांग्रेस का असली चरित्र। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। देश की संस्कृति हो या कोई भी मान्यता, कांग्रेस की आयातित नीतियों की वजह से हमेशा देश के सामर्थ्य और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर हीन भावना से ही देखा गया। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली। आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि बीते 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद देश मुश्किल दौर से बाहर आ चुका है। लेकिन कांग्रेस आज देश की उपलब्धियों पर भ्रम, अफवाह फैलाने में पीछे नहीं रहती। इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। इन लोगों की मर्यादा इतनी है
अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। राजनीति से परे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस का आह्वान राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च सदन राज्यसभा में दृढ़ता के साथ अगली बार भी उनकी सरकार बनने का भरोसा जताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार 3.0 का ब्लूप्रिंट भी रखा। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्षी नेताओं के झूठे बयानों को लेकर उनकी जमकर खिंचाई भी की। मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ, मेरे विचार भी आजाद हैं और मेरे सपने भी आजाद हैं। तो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं, उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर के घूमते रहते हैं। अगली सरकार का भी नेतृत्व करने के आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में बनने वाली अगली सरकार विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। उन्होंने मोदी 3.0 सरकार का ब्लूप्रिंट दिया और बुलेट ट्रेन, मेगा टूरिज्म इंडस्ट्री, सोलर पावर से जीरो बिल जैसी गारंटी भी दी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। देश के लोक उपक्रम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में गलत सूचना फैलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि पीएसयू को बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में देश में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे और आज इनकी संख्या 254 है। आज ज्यादातर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। निवेशक पीएसयू पर भरोसा दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने HAL, BSNL और LIC का विशेष जिक्र किया, जिनके बारे में पूर्व में अफवाह फैलाई गई थी। आज जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G इस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। पीएम ने युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता के सशक्तिकरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्गों को मजबूत करने से भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से 4 सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा,
लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और उन्हें अनाज दिए जाने को लेकर जा रहे कुतर्क का भी जवाब दिया। आने वाले 5 वर्ष जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक वित्त कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत करना। गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 5 सालों में जो नींव तैयार की जाएगी उसमें 2047 तक भारत का स्वर्णिम युग आ जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत शब्दों का खेल नहीं है और वे इस भावना के लिए समर्पित हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एनडीए में वापसी और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये पहली मुलाकात है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही साथ थे, वे फिर से साथ आ गए हैं और अब वे कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सब लोगों से बातचीत हो गई और जब हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात हुई थी, ये बात हो गई थी। आज सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको हम इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। केंद्र सरकार पर अनुदान और करों की हिस्सेदारी में भेदभाव का जो आरोप कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लगाया है, उसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज किया है। यूपीए कार्यकाल से एनडीए कार्यकाल की तुलना करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस 10 वर्षों में कर्नाटक को कई गुना अधिक अनुदान और टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में पैसा मिला है। केंद्र पर बकाया होने के आरोप का उन्होंने सिरे से इसे झूठा बताया है और इसे कांग्रेस की अलगाववादी सोच बताते हुए वित्त मंत्री ने याद दिलाया कि किस तरह राहुल गांधी ने जेएनयू पहुंचकर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया था। ये सब बातें सिर्फ एक मानसिकता से निकलता है, वो अलगाववाद मानसिकता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई ने, सगा भाई ने बता दिया और उसको रिपीट भी किए बहुत सारे लोग। कांग्रेस पार्टी आज अलगाववादी लोग के साथ है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ है। लोकसभा चुनाव की आहट से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा के बढ़ते प्रभाव पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी इसी क्रम में हो रहा है और अभी तमिलनाडु से विधायक और एक पूर्व सांसद ने पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो निश्चित तौर पर दक्षिण में पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एल मुरुगन, जो केंद्रीय राज्य मंत्री। आइए बात करते हैं। सर, आपके सार्थक प्रयासों से पार्टी का विस्तार दक्षिण में भी हो रहा है, 400 से पार पार्टी का टारगेट है और दक्षिण की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं आज पार्टी कैसे बढ़ रहे। हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के पीपल, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में महिला है, यूथ है, किसानों, सब लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट
18 पूर्व विधायक है, एक पूर्व सांसद भी है, आज पार्टी में ज्वाइन किया। विधानसभा में 4 सीटें आपकी पार्टी के पास है और भविष्य में उम्मीद है कि ये ग्राफ बहुत बढ़ेगा। आप पर प्रधानमंत्री जी ने विश्वास जताया और आप इसी विश्वास की बदौलत केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को वहाँ पहुँचाए, जिसकी बदौलत आती है लोग भाजपा से जुड़े हैं। आप देख रहे ये कई स्कीम्स है, कई योजना ये, आप प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ये, जल जीवन मिशन है और उज्ज्वला योजना ये और मुद्रा योजना। हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये 10 साल के अंदर तमिलनाडु के लिए लगभग 11 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट उधर अलॉट किया। जनता बीजेपी से उम्मीद कर रही है और आपके कुशल नेतृत्व में एक नया कैडर तैयार बीजेपी का हो रहा है, तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? आप देख ले, डीएमके इज अटर फेलियर गवर्नमेंट है। दे फेथ इन द करप्ट, दे फेथ इन द लूट। हमारा प्राइम मिनिस्टर का स्कीम लेके उधर स्टिकर लगाएंगे, स्टिकर लगाने के ये लोग एक्सपर्ट है, ऐसे ये काम करते हैं। पीपल लोग हैं उनका अच्छा से अभी एक लेसन देने के लिए तैयार है। आपने बतौर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री बहुत सारे काम किए हैं, मछुआरा समुदाय के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, सागर परिक्रमाएं हुई है, उनका आज किस तरह परिणाम हम देखते हैं? आप देख रहे हैं आज हमारा प्रधानमंत्री जी आने के बाद 2014 के आने के बाद ये मछुआर का, ये समाज के लिए या मछुआर का इस डिपार्टमेंट के लिए एक दूसरा लेवल में ऊपर लेके गया। फर्स्ट बार इसका एक सुदंदर मंत्रालय बनाया हमारा प्रधानमंत्री जी ने। 10 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 38,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। भाजपा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाया है और एल मुरुगन जी ने अपने घर पे पोंगल कार्यक्रम का एक नया नवाचार शुरू करके देश को जोड़ने का काम किया है। ये कितना जरूरी है पूरे देश को एकजुट करना एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना में? काशी तमिल संगमम, तमिल सौराष्ट्र संगमम किया। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में तमिल घर आके उधर हमारा पोंगल फेस्टिवल में किया, तमिल पुत्तांडु सेलिब्रेशन किया। सेंगोल इतना पवित्र सेंगोल है, हमारा पवित्र सेंगोल 16 काल का ये पवित्र है। ये उसका हमारा नया संसद भवन में लेके हमारा उधर रख के तमिल का एक बहुत बड़ा गौरव दिया। इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम कर रहे हैं। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की गांव, गरीब और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से न केवल आज आम जनता को फायदा हो रहा है, बल्कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों के लोग भाजपा से जुड़ के पार्टी के प्रति विश्वास भी जता रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और शरद पवार गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम मिल गया है। चुनाव आयोग ने इस गुट के लिए इस नाम की मंजूरी दी है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना। चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही अजित पवार गुट को दे दिए। इसके बाद शरद पवार गुट से उनके गुट के 3 नाम मांगे गए थे। शरद पवार गुट की तरफ से पेश किए गए तीनों नामों में से एक को आयोग ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार पर आर्थिक पक्षपात का आरोप लगाने वाली केरल की एलडीएफ सरकार खुद सवालों के घेरे में है। भाजपा ने तथ्यों के साथ बिंदुवार जवाब देकर केरल सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा का कहना है केरल सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई यह है कि केरल के हालिया बजट में टैक्स बढ़ाए जाने से लोग नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए टैक्स हस्तांतरण की दर बढ़ाकर 42% कर दी। यूपीए काल में यह दर 32% थी। इसके साथ साथ पंचायतों और जिला परिषदों को 7.5% हिस्सा अलग से दिया गया है। 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को मिली कुल केंद्रीय सहायता केवल 70,838 करोड़ रुपए थी, जबकि 2017 से 2022 के बीच मोदी सरकार ने केरल को 2,29,844 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी है। इस तरह केंद्रीय सहायता में 300% का इजाफा दर्ज किया गया है। केरल में केंद्र सरकार राजमार्गों, रेलवे, आधारभूत ढांचे से जुड़ी अनेक परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार केरल के लोगों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं राज्य सरकार इसमें रोड़े अटकाने में लगी है। जहां तक केरल सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात है तो इस पर बार बार चिंता जताई जा चुकी है। 12वें वित्त आयोग ने केरल को बढ़ते ऋण को लेकर चेतावनी दी थी। 14वें वित्त आयोग ने केरल को राजस्व घाटे वाले राज्यों की श्रेणी में रखा था। 15वें वित्त आयोग ने केरल को
ऋण के बोझ से बुरी तरह दबा राज्य करार दिया था। 2016 में केरल सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट में माना गया कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत मंडपम में यूथ फॉर क्वालिटी भारत फेस्टिवल का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं से बातचीत की और उन्हें विकसित भारत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूथ फॉर क्वालिटी भारत फेस्टिवल का आयोजन किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर युवाओं से विकसित भारत यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। जिस आत्मविश्वास के साथ नया भारत खड़ा हो रहा है, वो भारत जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला भारत हो। वो भारत विश्व के सामने कोई चुनौती से डरेगा नहीं, ना झुकेगा ना रुकेगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। और ये जो नया भारत है, इस भारत में 140 करोड़ भारतवासियों को नए अवसर मिलेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों का जीवन भी सरल होगा, ईज ऑफ लिविंग होगी, क्वालिटी ऑफ लिविंग सुधरेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद युवाओं से संवाद किया। संवाद के दौरान युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कामकाज की सराहना की और फिर एक बार केंद्र में मोदी सरकार के गठन की मांग की। क्या मैं प्रधानमंत्री जी को जाके बता सकता हूँ कि देश की युवा पीढ़ी मोदी जी के पीछे खड़ी है? क्या मैं मोदी जी को बता सकता हूँ कि ये अमृत पीढ़ी, फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो नव मतदाता है, ये सब मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? तो इस बार 370 पार बीजेपी का, 400 पार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्वालिटी भारत, विकसित भारत को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में ओलंपियन और पद्म भूषण MC मैरी कॉम, बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, स्टैंड अप कॉमेडियन अमित टंडन सहित कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों के 3000 से ज्यादा युवा भी पहुंचे थे। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहां छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में छापेमारी में आरोपियों के ठिकाने से 1.97 करोड़ रुपए कैश और 4 लाख विदेशी करेंसी बरामद की। ईडी सूत्रों की माने तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी में गया, जो चुनाव के लिए लिया गया था। ईडी ने ये छापेमारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PS विभव और सांसद ND गुप्ता के ठिकानों पर की। हालांकि आम आदमी पार्टी ईडी को ही निशाना बना रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने 16 घंटे की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और सांसद ND गुप्ता के घर में कोई तलाशी नहीं ली। लेकिन सवाल यही है कि जब तलाशी नहीं हुई तो ईडी को यह बरामदगी कहां से हुई? बीजेपी इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद के बाद IFS अधिकारी सुशांत पटनायक के घर भी ईडी ने बुधवार को छापेमारी की। इस दौरान कैनाल रोड स्थित उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। कैश गिनने के लिए ईडी ने 2 काउंटिंग मशीन मंगवाई। IFS सुशांत पटनायक पर पिछले दिनों एक महिला कर्मचारी ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से यह हटाए भी गए।
डॉक्टर रफ़ीक मसूदी द्वारा मेरी पीर मेरा बिरहारा कश्मीरी किताब का अनुवाद डॉक्टर गगन संधू ने पंजाबी भाषा में किया है। राष्ट्रीय राजधानी में अनुवादित किताब का विमोचन किया गया। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर रफ़ीक मसूदी और डॉक्टर गगन संधू ने कहा कि ये पीर मेरी नहीं, ये पीर सबकी है। इस कविता का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। ये मेरे अपने ज़िंदगी के साथ जितने भी मेरी जद्दोजहद हुई है, ज़िंदगी के साथ मेरे जंग हुई है, ज़िंदगी के साथ मेरे तजुर्बे हुए हैं, उनको मैंने शब्दों में पिरोया है और उसके बाद उसको पंजाबी में लाया है इन्होंने डॉक्टर गगन ने। जैसे ये मसूदी सर ने बोला ना मेरी पीढ़ है, ये केवल इनकी पीढ़ नहीं रहेगी, ये इसकी ट्रांसलेशन की वजह भी यही थी। मतलब इतना मतलब टच किया था इसने, मतलब पूरा अंदर तक गई थी कविता, तो इसको ट्रांसलेट करना मेरे लिए लाजमी हो गया था। बहुत अच्छी कविता है, कश्मीर के बारे में जो भी जानना चाहता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की आशा वर्कर दक्षा हलीपत ने आयुष्मान में योजना के तहत उन्हें शामिल किए जाने का आभार व्यक्त किया है। आशा वर्कर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देती हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं को जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में काम करती हैं। इस वर्ष 2024-2025 के बजट में वित्त मंत्री ने आशा वर्कर के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। आयुष्मान में शामिल होने पर आशा वर्कर अपना इलाज निजी अस्पताल में भी करा सकेंगी। मैं आशा कार्यकर्ता ग्राम हूँ। मैं गांव में बीमारी वाले लोगों के पास जाती हूँ। जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो अपने हिसाब से हमको खर्चा करना पड़ता है अस्पताल में। अब आयुष्मान भारत कार्ड से हॉस्पिटलों का खर्चा नहीं होगा और हमारा पैसा बच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024-2025 के बजट में हमको शामिल किया गया है, इसीलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। गेल इंडिया 2040 तक नेट न्यूट्रल में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह में गेल की ओर से भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विशेष रूप से ऊर्जा प्रबंधन में आगे ले जाने के लिए कई उपायों का प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने देश को आगे ले जाने वाली कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानने के लिए गेल इंडिया के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति कुमार से खास बातचीत की। भारत की महानत्र कंपनी गेल इस वक्त कटिबद्ध है अपनी कंपनी को नेट ज़ीरो में तब्दील करने के लिए। 2040 तक भारत का खुद का एक कमिटमेंट है 2070 तक नेट ज़ीरो बनने में, और ये कंपनी जो है वो एक खासा अहम रोल प्ले करने वाली है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योति कुमार जो गेल से है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है गेल के लिए ये नेट ज़ीरो की प्रतिबद्धता 2040 तक। 2040 तक अगर हम अपनी पूरी जर्नी को देखें तो हम इसको तीन स्टेप्स में इसको दिखा सकते हैं। 3 स्टेप्स का मतलब होता है ये नेट ज़ीरो एमिशन को रीच करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स क्वालिफाई करते हैं। उसमें क्या है कि स्टेप 1 में हम 100% रिडक्शन कर देंगे पूरा, और स्टेप 2 में भी हम 100% कर देंगे, और स्टेप 3 में जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है उसमें हम 35% तक हम रिडक्शन कर देंगे, और हमारा जो टारगेट है 2040 का उसको हम अचीव करने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इस वक्त आप लोगों की कैपेसिटी क्या है? स्पेशली ये जो हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रही है विदेशों में, खासतौर से दो अलग जगह, रशिया यूक्रेन का कहिए या फिर यहाँ पे इजराइल के पास जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है? अभी हम लोग काफ़ी कंसिस्टेंट बेसिस पर हम लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारा टोटल पोर्टफोलियो जो LNG का आज की तारीख में है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और 15.5 TPA जो है हम LNG जो हम
लाते हैं इंडिया में। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म और भी है, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आज के तारीख में हम 5-6 कंट्रीज से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखें तो बहुत सारे 26 कंट्रियों से 26-27 कंट्रियों के साथ हमारा हमेशा बिडिंग बेसिस पर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जहाँ तक इंटरनेशनल गैस सोर्सिंग की बात है, गेल काफ़ी अहम भूमिका पैदा करती है। हम इंडिया में सबसे बड़ी गैस का ट्रांसमिशन बिजनेस में हम हैं, हमारे नेटवर्क हैं अक्रॉस द कंट्री, हमारे नेटवर्क हैं, और उस कंट्री में अभी 16,080 किलोमीटर का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, और करीब 7,000 किलोमीटर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है 34,000 किलोमीटर पाइपलाइन डालने का, उसमें हमारा करीब 70% का भूमिका जो हमारा गेल का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ज्योति कुमार गेल के, जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी का अलाइन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का विजन है वो 2070 तक नेट जीरो में तब्दील हो रहा है। कंपनी चाहती है कि 2040 तक वो खुद नेट जीरो में तब्दील हो जाए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। केंद्र सरकार देश में नई शिक्षा नीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में पहली बार डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक आरसीबी पीएचडी बायो साइंसेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ते युवाओं के बढ़ते अवसरों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने खास बातचीत की क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू से। हैंडबुक और पीएचडी कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। इस कार्यक्रम के आयोजन के क्या मायने रहे, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रीजनल क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर अरविंद साहू। ये जो कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये है कि एक नया पीएचडी प्रोग्राम बनाया जाए, जो ऐसा बनाया जाए कि जिसमें केवल नॉर्मल जैसे पीएचडी में लोग हम लेते हैं और वो किसी संस्था में जाते हैं, किसी एक लैब में काम करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा एक इमर्जन प्रोग्राम जो हमने इसमें डाला है, उसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है भारत की, उसको पहले सीखें, उससे क्वेश्चंस डिराइव करें, फिर लैब में जाएं और फिर उसके ऊपर पीएचडी करें। ये करने से हमें जो पीएचडी ट्रेनिंग होगी और उनकी जो समझ होगी भारत के प्रति और उसके प्रॉब्लम के प्रति, ये ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए ये चीज़ हमने नई ऐड की हुई है उसमें। दूसरा ये है कि इसमें सारे संस्था के जितने ले रहे हैं, जैसे 15 है अभी डीबीटी में, सभी के लिए हम लेंगे 6 महीने एक साथ वो रहेंगे। इससे होगा ये कि एक कॉम्रेडरी डेवलप होगी, एक दूसरे को जानेंगे। तो वो जब एक वापस भी अगर जाते हैं और उन्हें कुछ एक दूसरे की मदद चाहिए, तो वो केवल एक फ़ोन पिकअप करके बात कर सकते हैं। जो कॉम्रेडरी डेवलप होती है केवल एक संस्था के बच्चों में होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 15 संस्था के बच्चों में एक साथ हो, तो ये उसका जो है फ़ायदा है। नई शिक्षा नीति में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, वो युवाओं के लिए प्रेरित करने वाले हैं। आपके यहाँ किस तरह का नवाचार है उसी को लेकर? तो जैसे नई शिक्षा के प्रति जैसे कि एक इंटीग्रेशन होना की बात करते हैं हम, कि कोई भी पीएचडी अगर लाइफ साइंस में करना है तो आना चाहिए। तो इसमें हमने कुछ उसमें कंपोनेंट्स डाले, जैसे कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, नॉन बायोलॉजिकल साइंसेस है, वो भी यहाँ आ पाएंगे, एमबीबीएस भी आ पाएंगे। उसके लिए हमने एक अलग से एक फेलोशिप भी बनाई है जो उन्हें दी जाएगी, ताकि वो आए, एक दूसरे के साथ रहे, सीखे, तो एक नए चीज़ का इजाद हो सकता है। तो ये थे क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू, जिनका मानना है कि डीबीटी हैंडबुक और BICRB पीएचडी कार्यक्रम के जरिए एको जहां संस्थान में हो रहे कार्यों की जानकारी देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं को इस क्षेत्र में प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में एक नया मानव संसाधन करने का कार्य भी होगा। मेरे से की कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने डिजिटल हेल्थ इंडिया पहल के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की। किलकारी कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला को हर हफ्ते फ़ोन किया जाता है और गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, पोषण और बच्चे के जन्म के 1 साल तक टीकाकरण की सभी जानकारी दी जाती है। किलकारी कार्यक्रम देश के 18 राज्यों में पहले से ही चल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होने के बाद अब यह कार्यक्रम 20 राज्यों में चलेगा।
साथ ही साथ 8 भाषाओं के जरिए गर्भवती महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर SPS बघेल भी मौजूद थे। किलकारी कार्यक्रम के बारे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। महाराष्ट्र और गुजरात में किलकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। मैम, किलकारी जो शुरुआत कर रहे हैं आप, कितना फ़ायदा होगा जो गर्भवती महिलाओं? देखिए, किलकारी स्कीम ये ऐसी स्कीम है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये स्कीम है। जब माता को एक फ़ोन जाता है और कौन से मंथ में, 4 महीने के आगे कौन से मंथ में क्या उसको मार्गदर्शन चाहिए, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, तो इतनी बेसिक सुविधा अगर उसको फ़ोन पे कोई फ़ोन करके बता रहा है तो मुझे लगता है कि जब हम लड़कियां माता को फ़ोन करती है अभी ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन, तो ये एक जैसा कोई अपनी ख्याल रखने की बात हो गई। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये स्कीम में बहुत स्वागत करती हूँ कि AI बेस इसका काम चलेगा और चौथे महीने के बाद माता को इससे मदद मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उन सभी माताओं को हर एक हफ्ते में कॉल जाएगा, और ये कॉल बच्चे के डिलीवरी के बच्चा 1 साल तक होगा तब तक ये कॉल मदर को जाएगा, उसको न्यूट्रिशन के लिए, उसको वैक्सीनेशन के लिए सही दिशा में उसको गाइड करेगा। और अब तक ये योजना जो है किलकारी 18 राज्यों में जारी है और अलग अलग भाषाओं में भी है। 6 भाषा में, हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, असमिया, बंगाली और तेलुगु में है। और आज जैसा 2 राज्यों इसमें हमने जोड़े हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, तो मराठी और गुजराती में भी, तो टोटल 20 राज्य और 8 भाषाओं में इसका विस्तार बढ़ा है। आशा बहन को भी इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके बाद? हाँ, आशा बहनों को मोबाइल एकेडमी के साथ जोड़ के उनको भी एक तरीके का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को, आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को कि उन्होंने वो आशा बहनों को, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सेविकाओं को आयुष्मान भारत की योजनाओं के साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि गारंटी देते हैं 5 लाख की इंश्योरेंस की, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आशा ताई को टेक्निकली सपोर्ट देना, उनको ट्रेनिंग करवाना, ये भी इस मोबाइल एकेडमी का उद्देश्य है, और जिससे वो प्रभावी तरीके से काम कर सके। ये डिजिटली एक इम्प्रूवमेंट के साथ हेल्थ सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने वाली बात हो रही है। कैमरामैन अश्विनी के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़ दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।